इतनी मनमोहक थी कि दर्शक उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध रह जाते थे। उनका नृत्य, उनकी भाव भंगिमा, सब कुछ इतना परफेक्ट होता था कि बड़े बड़े निर्देशक भी दंग रह जाते थे। कम समय में ही वो करोड़ों दिलों की मल्लिका बन गई थी और हर कोई उन्हें अपने मन मंदिर में बसाने के सपने देखने लगता था। दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, वो आके फिर ना जाना रे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मी जीवन में दो अभिनेताओं के साथ उनका नाम जुड़ा, लेकिन किसी के साथ वो अपना घर न बसा सकी। फोटो में ऐसी बात में दबा के चली। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस अभिनेत्री ने अभिनय से लेकर राजनीति तक हर जगह अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, फिर अचानक सब कुछ छोड़कर प्रभु की भक्ति में लीन हो गई। यहाँ तो हर चीज बिकती है, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। और क्या आप सोच सकते हैं कि इस अभिनेत्री पर पति खरीद कर शादी करने का आरोप लगा था। कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। कौन थी वो दमदार अभिनेत्री जिन्होंने हिंदी सिनेमा में लगभग 2.5 दशकों तक लोगों के दिलों पर राज किया। घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के, हाय धड़के, क्यों धड़के। कि उन्हें फिल्मों में सुपरहिट डांस के लिए उन्हें ट्विंकल टोज का टैग मिला। साउथ से आकर राष्ट्रीय अभिनेत्री का दर्जा पाने वाली वो पहली महिला जिन्होंने बॉलीवुड में दक्षिण भारतीय हीरोइनों के प्रवेश का रास्ता खोल दिया और जिस पर चलकर दर्जनों अदाकाराओं ने देश भर के दर्शकों को अपनी खूबसूरती व प्रतिभा का जलवा दिखाया। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी और मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट शिवानी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार का दर्जा हासिल करने वाली अदाकारा वैजंती माला की। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना हो। वैजंती माला के दमदार करियर के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ के कुछ ऐसे पहलुओं की जो विवादों से लबरेज है, लेकिन उससे पहले चलिए आपको बताते हैं कौन थी वैजंती और कैसे इस दक्षिण भारतीय बाला की खूबसूरत बाला ने हिंदी सिनेमा जगत में अपनी कामयाबी से खलबली मचा दी थी। वैजंती माला का जन्म 13 अगस्त 1936 में मद्रास यानी चेन्नई में हुआ था। उनके पिता का नाम MD रमन और माँ का नाम वसुंधरा देवी था। वैजंती माला की माँ वसुंधरा देवी भी दक्षिण भारत की मशहूर नृत्यांगना और अभिनेत्री थी। ऐसे में वैजंती माला को फिल्मों में करियर बनाने में माँ की ओर से काफी सपोर्ट मिला। 5 साल की उम्र में ही वैजंती माला ने पहला स्टेज शो किया था। वो चेन्नई के क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी। 7 साल की उम्र में उन्हें एक शो के लिए चुना गया जो ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप के सामने वेटिकन सिटी में होना था। उन्होंने अपने शानदार परफॉर्मेंस से सबको अचंभित कर दिया। इस शो में उन्होंने पारंपरिक भारतीय नृत्य की प्रस्तुति दी थी। वैजंती माला ने गुरु वुझुवर रमैया पिल्लै से भरतनाट्यम सीखा। इसके अलावा उन्होंने मनक्कल शिवराजा अय्यर से शास्त्रीय संगीत का ज्ञान भी हासिल किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 13 साल की उम्र में वैजंती माला ने एक्टिंग करियर में डेब्यू किया था और उनकी पहली फिल्म तमिल थी जिसका नाम था वजकई और यह फिल्म 1949 में रिलीज हुई थी। दरअसल इस फिल्म के सहनिर्देशक MV रामन ने वैजंती माला को स्टेज पर नृत्य करते हुए देखा था। उन्हें तभी इस युवा नृत्यांगना में काफी संभावनाएं दिखी। उन्होंने वैजंती माला की दादी से अनुरोध किया कि उन्हें फिल्म में अभिनय करने दें। हालांकि वो फिल्मों के पक्ष में नहीं थी, लेकिन MV रामन ने उन्हें किसी तरह समझाकर राजी कर लिया।
फिल्म वजकई खासी हिट हुई। एम.वी. रामन ने अपनी तमिल की हिट फिल्मों का तेलुगु और हिंदी रीमेक भी बनाना शुरू किया। उन्होंने वजकई का तेलुगु रीमेक जीविथम बनाया और वैजयंती माला को उसमें भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने वैजयंती माला को 1951 में आई हिंदी फिल्म बहार में उतारा, जो वजकई की रीमेक थी, और इस तरह बॉलीवुड में भी उनका डेब्यू हो गया। बहारों फूल बरसाओ। तीनों भाषाओं में बनी फिल्मों में पुरुष कलाकार बदल गए, लेकिन वैजयंती माला सब में शामिल रही। तीनों ही फिल्में सुपरहिट साबित हुई और इसी के साथ वैजयंती माला पहली ऐसी दक्षिण की अदाकारा बनी जिन्हें अपने डायलॉग डब नहीं करने पड़े थे। कहते हैं उन्होंने इस फिल्म में डायलॉग बोलने के लिए हिंदी सीखी थी, जिससे पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर बॉलीवुड में काम कर सके। इसके बाद 1952 में आई फिल्म अंजाम में वो एक छोटे से रोल में प्रेमनाथ के साथ दिखी। अगले साल यानी 1953 में वो तमिल फिल्म पेन में भी नजर आई, जिसमें उनके को स्टार जैमिनी गणेशन थे। इस फिल्म के तेलुगु रीमेक संगम में उनके हीरो थे एन.टी. रामाराव। फिर रामन साहब ने इसका बॉलीवुड रीमेक बनाया, जिसका नाम था लड़की। इस हिंदी फिल्म में नायक थे किशोर कुमार और भारत भूषण आदि। हालांकि ये फिल्में लोकप्रिय हो रही थी, लेकिन अब तक वैजयंती माला को कोई खास पहचान नहीं मिली थी। न साउथ में न नॉर्थ में। 1954 में आई निर्देशक नंदलाल जसवंत लाल की फिल्म नागिन उनकी पहली सफल फिल्म थी। इस फिल्म के गाने और उन पर वैजयंती माला के अनुपम नृत्य ने ऐसा समा बांधा कि दर्शक झूम उठे। फिल्म के हीरो थे प्रदीप कुमार और हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर द्वारा गाए गीत मन डोले मेरा तन डोले ने दर्शकों पर जादू सा कर दिया था। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल खा गया। उसी साल आई फिल्म मिस माला में तो उन्हें ही ध्यान में रखकर स्क्रिप्ट लिखी गई थी और उन्हें फिल्म के टाइटल यानी मिस माला का रोल मिला। शैतान को तुम गंगा जी कहा था बहनी, न लाज न शर्म, रास्ता गली जहाँ देखो न। अगले साल यानी 1955 में आई देवदास में उन्होंने चंद्रमुखी के किरदार को कालजयी बना दिया। बताया जाता है कि इस रोल के लिए निर्देशक बिमल रॉय ने पहले कई नामी गिरामी हीरोइनों को अप्रोच किया, लेकिन उन हीरोइनों के इनकार और फिल्म के घटते बजट ने वैजयंती माला को यह रोल दिला दिया। उस वक्त मीडिया में इस चयन को लेकर भारी आलोचना हुई थी और एक अखबार ने तो यहाँ तक लिख डाला था कि इससे अच्छा होता कि बिमल रॉय साहब ने चंद्रमुखी का रोल किशोर कुमार को दे दिया होता। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों के साथ साथ फिल्म समीक्षक भी दंग रह गए कि इस फिल्म के लिए उन्हें सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। हालांकि वैजयंती माला ने यह कहते हुए अवार्ड लेने से इनकार कर दिया कि वो फिल्म में सहायक नहीं मुख्य अभिनेत्री है। इसके बाद तो अगले साल यानी 1956 में उनके पास फिल्मों की झड़ी लग गई। साथ मिलकर 4 मंत्र पढ़ना ही प्यार नहीं और न ही 2 शरीरों का मिलन संगम। उन्होंने हिंदी की 6 फिल्मों में प्रमुख भूमिका निभाई। इन फिल्मों में ताज, पटरानी और देवता विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। उसी साल किशोर कुमार के साथ आई फिल्म न्यू दिल्ली में भी उनके कॉमेडी रोल वाली हीरोइन की भूमिका की खूब तारीफ हुई। इस फिल्म में उनके सोलो भरतनाट्यम और शुद्ध पंजाबी शैली में किए गए भंगड़ा आदि नृत्यों की खूब चर्चा हुई। मिलते ही नजर आए, मिलते ही नजर होए, मिलते ही नजर। इसके बाद 1957 में रिलीज हुई फिल्म नया दौर में दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा। बता दें कि नया दौर बॉलीवुड की सबसे सफल और बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। दरअसल यही वो फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान निर्देशक B.R. चोपड़ा और मधुबाला के बीच मुकदमेबाजी हुई थी और दिलीप कुमार ने उनसे करीबी रिश्ते रहने के बावजूद निर्देशक के पक्ष में गवाही दे दी थी। यानी अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो दिलीप कुमार मधुबाला की जोड़ी से फिल्म से टूटी और ऐसे में ट्रेजेडी किंग की जिंदगी में प्रवेश हुआ नई सेंसेशन वैजयंती माला का। फिल्म सुपरहिट हुई और उस साल मदर इंडिया के बाद दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई।
फिर तो दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी ऐसी जमी कि मीडिया ने दोनों को अघोषित पति पत्नी ही बना डाला। दोनों ने कभी इस रिश्ते पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन दर्शकों के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी उन्हें उसी नजर से देखते थे। इसके बाद दिलीप कुमार मधुबाला की हिट जोड़ी नजर आई 1958 में आई फिल्म मधुमती में। वैजंतीमाला ने मधुमती, माधवी और राधा के 3 रोल निभाए थे। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा। बिमल रॉय की इस फिल्म की शूटिंग से एक किस्सा जुड़ा है जिसने उनके स्वास्थ्य और क्षमता पर बुरा असर डाला। दरअसल फिल्म में एक डांस सीक्वेंस था जिसकी शूटिंग नैनीताल के पहाड़ी इलाके में हो रही थी। निर्देशक का आदेश था कि उन्हें नंगे पांव नृत्य करना है। शूटिंग के दौरान उनके पांव में एक पत्थर का टुकड़ा चुभ गया, जिसके कारण उन्हें आगे की शूटिंग में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद नृत्य के दृश्य को इतनी खूबसूरती से अदा किया कि वो ट्विंकल टोज वाली अदाकारा के नाम से मशहूर हो गई। मधुमती के साथ तमाम रिकॉर्ड्स जुड़े हैं। 1958 में भारत के साथ ही यह फिल्म प्राग में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी प्रदर्शित हुई थी और विदेश में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म थी। यह उस वर्ष ऑस्कर के लिए भी भारतीय प्रविष्ट थी। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आँच ना चुरा। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशन, संगीत, सिंगर सहित कुल 9 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे, जो 1994 तक एक रिकॉर्ड रहा। भारत में भी यह दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली 5 फिल्मों में शामिल है। पुनर्जन्म पर आधारित इस फिल्म की जोरदार सफलता ने ही उसके बाद ऐसी फिल्मों की परंपरा शुरू कर दी जिसमें मिलन, महबूबा, कुदरत, कर्ज और ओम शांति ओम आदि शामिल हुई और सब ने सफलता के नए आयाम स्थापित किए। इस फिल्म के जरिए वैजंतीमाला का नाम साल 1958 के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ था। हालांकि उस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें ही मिला, लेकिन इस फिल्म के लिए नहीं बल्कि B.R. चोपड़ा साहब के निर्देशन में बनी दूसरी फिल्म साधना के लिए। इस फिल्म में उन्होंने एक वैश्या का किरदार अदा किया था जो हालात के हाथों में उलझकर एक बड़े घर की बहू बन जाती है। उसी साल उनकी कई अन्य फिल्में आई जिसमें पिया, मिलन और अमरदीप प्रमुख रही। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही ना। अगले साल यानी 1959 में उनकी और दिलीप कुमार की जोड़ी ने एक हिट फिल्म दी जिसका नाम था पैगाम। इस फिल्म में वैजंतीमाला की वास्तविक मां यानी वसुंधरा देवी ने उनकी ऑन स्क्रीन मां की छोटी सी भूमिका निभाई है। पैगाम तमिल फिल्मी इरम्बू थिराई का रीमेक थी। दोनों ही फिल्मों के निर्देशक SS वासन ही थे और पहले की तरह दोनों ही फिल्मों में नायिका वैजंतीमाला ही थी। ठीक है, तो मिल गए मुझे। आप इनको यहीं रखिए, मुझे जब भी जरूरत होगी मैं आपसे ले लूँ। दिलीप कुमार ने जब अपने पाकिस्तान से विफल होकर वापस लौटे एक्टर भाई नासिर खान को भारतीय फिल्म दोबारा लॉन्च करने के लिए फिल्म गंगा जमाना बनाई तो उन्होंने वैजंतीमाला पर ही भरोसा किया। इस मल्टी टैलेंटेड अभिनेत्री ने भी दिलीप कुमार का भरोसा टूटने नहीं दिया। साल 1961 में रिलीज गंगा जमुना के धन्नो ने जब इस फिल्म में ठेठ तरीके से संवाद बोले तो एक तमिल भाषी अभिनेत्री के मुंह से फर्राटेदार भोजपुरी डायलॉग सुनकर सब हैरान रह गए। हाँ, तो उन दुखियारन की बीवी बच्चन से जाके पूछो कि उनके ऊपर का गुजरी। आलोचकों ने वैजंतीमाला की दक्षिण भारतीय परवरिश के बावजूद भोजपुरी बोली में महारत हासिल करने की उनकी क्षमता की जमकर तारीफ की। अरे बस रहाय दो, तुम्हें ही सब उल्टी पट्टी पढ़ाई के हमरे मर्द का एकदम खराब। उनकी संवाद अदायगी के अलावा नृत्य में भी पूरब की जो झलक मिली वो करोड़ों दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गई। उसी साल उनकी 2 और महत्वपूर्ण फिल्में आई जिनका जिक्र किए बिना आगे बढ़ना मुश्किल है और यह फिल्म थी नजराना और आस का पंछी। नजराना के हीरो राज कपूर थे जबकि आस का पंछी में राजेंद्र कुमार। साल 1962 में आई उनकी अहम फिल्में थी झूला, रंगोली और डॉक्टर विद्या। वहीं 1966 में रिलीज हुई उनकी फिल्म सूरज में उनके अभिनय ने भी खूब वाहवाही बटोरी। इसी साल आई फिल्म अम्रपाली ने उनकी क्षमता का भरपूर प्रदर्शन किया और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ख्याति अर्जित की। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम ना। मगध और लिच्छवी साम्राज्यों के रिश्तों के बीच पुल का काम करती वैशाली की नगर वधू आम्रपाली के तौर पर वैजंतीमाला का शानदार नृत्य दुनिया भर में लोकप्रिय हुआ।
इस फिल्म को भारत की ओर से एकेडमी अवार्ड के लिए भी भेजा गया। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक चल नहीं पाई। वैजयंतीमाला जितनी सुलझी हुई अदाकारा थी, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही विवादों से भरी थी। हालांकि सिनेमा की दुनिया में एक्टर्स एक्ट्रेसेस के अफेयर के किस्से खूब सुनाई देते हैं। अक्सर साथ में काम करते हुए एक्टर एक्ट्रेसेस को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वैजयंतीमाला और दिलीप कुमार की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। फिल्मों में काम करते करते दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला रियल लाइफ में भी करीब आ गए थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि वो इतने करीब कब आ गए। इंडस्ट्री में गॉसिप का बाजार गर्म था कि दोनों गंगा जमुना के बाद शादी कर लेंगे। दोनों के साथ होने से तरह तरह के किस्से भी बनते रहे, लेकिन ये जोड़ी बदअंजाम ही रही। कुछ फिल्म क्रिटिक्स बताते हैं कि 1960 के दशक के मध्य में दिलीप कुमार की डबल रोल वाली फिल्म राम और श्याम की तैयारी शुरू हुई तो वैजयंतीमाला को साइन किया गया था। फिल्म में गहनों और कॉस्ट्यूम को लेकर प्रोड्यूसर बी नागी रेड्डी से इन अदाकारा विवाद हो गया। ये वही बी नागी रेड्डी थे जिन्होंने दोनों को साथ लेकर पैगाम बनाई थी। वो साउथ इंडियन फिल्मों के बड़े प्रोड्यूसर थे और उन्हें वैजयंतीमाला के बोलने पर लहजा पसंद नहीं आया, लिहाजा उन्होंने अभिनेत्री को बाहर का रास्ता दिखा दिया। नागा रेड्डी साहब ने दूसरी हीरोइन के तौर पर साउथ से ही आई एक और टैलेंटेड एक्ट्रेस वहीदा रहमान को साइन कर लिया। वैजयंतीमाला को उम्मीद थी कि दिलीप कुमार उन्हें वापस रखने के लिए प्रोड्यूसर पर दबाव बनाएंगे, लेकिन ट्रेजेडी किंग ने चुप्पी साध ली और इस तरह इन दोनों के रिश्ते का भी दुखद एंड हो गया। यह फिल्म 1967 में रिलीज हुई थी। बताया जाता है कि इस चुप्पी के पीछे वजह थी दिलीप कुमार और राज कपूर के बीच चल रही अंदरूनी खींचतान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलीप कुमार नहीं चाहते थे कि वैजयंतीमाला राज कपूर के साथ कोई फिल्म करे। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का वो। लेकिन इसके बाद वैजयंतीमाला ने 1961 में नजराना में काम किया। इतना ही नहीं, 1964 में तो उन्होंने राज कपूर की कंपनी आरके प्रोडक्शन की फिल्म संगम में भी काम किया था। ओ महबूबा तेरे दिल के। कहते हैं इस फिल्म में वैजयंतीमाला के तालाब में नहाने के दृश्यों वाला एक सॉन्ग दिलीप कुमार को और भी चिढ़ा गया। जब दिलीप कुमार से पूरी तरह ब्रेकअप हो गया तो फिर मीडिया में राज कपूर के साथ वैजयंतीमाला का नाम जोड़ा गया। इस रिश्ते को लेकर दोनों कोई खास गंभीर थे भी या नहीं, यह सवाल उनसे ज्यादा राज कपूर के निजी जीवन को प्रभावित कर गया। बताते हैं कि जब दोनों के अफेयर की चर्चा राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर तक पहुंची तो उन्होंने परिवार में बवाल खड़ा कर दिया। वो घर छोड़कर चली गई और बताया जाता है कि करीब 4.5 महीने तक मुंबई के नटराज होटल में रही। राज कपूर ने इस दौरान अपनी पूरी एनर्जी पत्नी को मनाने और घर लाने में लगा दी और कहा जाता है कि आखिरकार कृष्णा कपूर इस शर्त पर मानी कि राज कपूर फिर कभी वैजयंतीमाला के साथ काम नहीं करेंगे, ना कोई रिश्ता रखेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पत्नी की शर्त के आगे राज कपूर को झुकना पड़ा और इस तरह वैजयंतीमाला और राज कपूर की राहें हमेशा के लिए अलग हो गई और इनकी ऑन स्क्रीन सुपरहिट जोड़ी भी टूट गई। जानकार बताते हैं कि वैजयंतीमाला को इससे जिल्लत का एहसास हुआ और वो अपने काम में मशगूल होकर इस जख्म को भरने की कोशिश करने लगी। फिल्मी पंडित बताते हैं कि राज कपूर से अलग होने के बाद एक फिल्म की शूटिंग के दौरान झील में काफी देर तक रह जाने की वजह से वैजयंतीमाला को निमोनिया हो गया। तब राज कपूर के फैमिली डॉक्टर चमन बाली ने उनका इलाज किया। बाली पहले से ही वैजयंतीमाला के बड़े फैन थे। दिल बेकरार सा है हमको खुमार सा। इलाज के दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर बात शादी तक पहुंच गई। लेकिन मलाल ये कि डॉक्टर बाली भी पहले से ही शादीशुदा थे। मैं कहीं कभी न बन जाऊं। संयोग भी ऐसा कि जिस राज कपूर से शादीशुदा होने की वजह से दोनों का रिश्ता टूटा था, उन्हीं के फैमिली डॉक्टर से इस बार भी आंखें चार हुई थी और अफसोस वो भी शादीशुदा थे। बताते हैं कि डॉक्टर बाली की पत्नी ने उन्हें तलाक देने के एवज में भारी भरकम राशि की मांग रख दी थी। डॉक्टर ने ये बात वैजयंतीमाला को बताई कि इतने पैसे देना है उनके बस की बात नहीं है। ऐसे में वैजयंतीमाला ने खुद पैसे चुकाने की पेशकश कर डाली और अफवाहों के मुताबिक एलिमनी की वो बड़ी राशि वैजयंतीमाला ने भरी। इसके बाद शुरू हुई दोनों की शादी की तैयारियां। लेकिन ऐसा नहीं था कि विवादित शादी होने की वजह से ये बिना शोर शराबे की शादी कर ली गई, बल्कि हुआ इसके उलट। जानकार बताते हैं कि वैजयंतीमाला ने इस दौर की सबसे महंगी शादी रचाई और पैसा पानी की तरह बहाया। 10 मार्च 1968 को वैजयंतीमाला ने डॉक्टर चमन लाल बाली से शादी की, लेकिन कुछ फिल्मी मैगजीन्स ने इस शादी को इश्तिहार, नुमाइश और बदले की कहानी का भी नाम दिया। प्यार का सौदा करते हैं
उनके मुताबिक राज कपूर से एतबार टूटने के बाद वैजयंतीमाला उनसे बदला लेना चाहती थी और इसलिए उन्हीं की तरह फरेब कर उनके फैमिली डॉक्टर से शादी रचाई और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। शादी में तमाम बड़ी हस्तियों और फिल्मी कलाकारों को इनवाइट किया सिवाय राज कपूर के। वैजयंतीमाला एक वक्त में फिल्मों में सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाली अदाकारा थी। वैजयंतीमाला भरतनाट्यम डांसर, कर्नाटक गायिका और डांस टीचर भी रह चुकी हैं और वो साउथ चेन्नई की सबसे ताकतवर राजनीतिक शख्सियतों में से एक गिनी जाती है। वो इंदिरा गांधी की काफी करीबी मानी जाती है और वो 2 बार लोकसभा चुनाव जीतकर वह 1 बार राज्यसभा के जरिए संसद की सदस्य भी रह चुकी हैं। अब भी वैजयंतीमाला की हस्ती कायम है और वो आज भी देश विदेश में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के शोज में हिस्सा लेती हैं और कई डांस एकेडमी में ट्रेनिंग भी देती हैं। अब भी उन्हें सम्मान देने का सिलसिला जारी है और 85 साल की होने के बाद भी उनके पैर थिरकते नजर आते हैं। वैजयंतीमाला जैसी ऊर्जा और उत्साह से लबरेज शानदार शख्सियत को हमारा सलाम। वो हमेशा भारतीय महिलाओं के लिए एक मिसाल और प्रेरणा रहेंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अब दीजिए अपने दोस्त एंड होस्ट शिपानी को इजाजत। नमस्कार।